दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 जो कि बीपीएससी 4.0 के लिए ये सीरीज़ चल रही है। तो ये आज सीरीज़ का ये तीसरा सेशन है, जिसमें आज हम लोग संवैधानिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ख़त्म करेंगे। संविधान सभा के बनने के पहले जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, तो उस चैप्टर का ये भाग 2 है और लेक्चर ये 3 है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के को लेकर के। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के मुख्य प्रावधान। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इससे पहले हम जानते थे कि 1858 से पहले तक 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसी के तहत जो है कंपनी जो है वो इंडिया में शासन चला रही थी। तो इस कंपनी का 1857 में फाइनली समाप्ति हो गया और अब इसको जो है वो क्राउन शासन कराएगा। ब्रिटिश का जो क्राउन होता है गवर्नमेंट, वो शासन चलेगा। तो अब देखते हैं, भारत शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया। भारत का सचिव अनिवार्य रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। भारत की सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परामर्शी दात्री मंडल भारत परिषद इंडियन काउंसिल होगी। ठीक है, भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होगा। भारत सचिव जो है वो भारत परिषद का अध्यक्ष होगा। भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहा गया है। गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया गया। अंततः उसे वायसराय कहा गया। वायसराय पद की शुरुआत जो है वो 1858 के अधिनियम से हुई थी। वायसराय पद की जो शुरुआत हुई थी वो भी 1858 के अधिनियम से हुई थी। अब आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के कुछ मुख्य प्रावधान। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को अपने विधायी परिषद यानी केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। मनोनीत मतलब होता है इंग्लिश में नॉमिनेटेड, जिसको बोलते हैं नॉमिनेट करना किसी को, उसको मनोनीत कहते हैं हिंदी में। ऐसे मनोनीत सदस्यों से कम आधे सदस्यों को आवश्यक रूप से गैर सरकारी होना चाहिए। इस अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषदों से सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। पूछता है क्वेश्चन कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कौन से शासन काउंसिल एक्ट के तहत किया गया है, तो वो होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, इस परिषद एक्ट द्वारा अध्यादेश को लागू बिना स्वीकृति के 6 माह तक रहता था। इस परिषद एक्ट द्वारा अध्यादेश को लागू बिना स्वीकृति के 6 माह तक रहता था। 1861 के भारतीय परिषद की कमी के रूप में एक कमी यह दिखती है कि इस अधिनियम में वायसराय के विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, परंतु उन्हें न तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, न ही बजट पर बहस का अधिकार था। इस अधिनियम की दूसरी कमी यह दिखती है कि प्रांतीय विधान परिषद द्वारा बनाए गए नियम पर वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल वायसराय को था। भारत में बने किसी भी नियम को ब्रिटिश संसद अमान्य घोषित करने का अधिकार धारण करती थी। ठीक है, इस एक्ट के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत में बने किसी भी नियम को ब्रिटिश संसद अमान्य घोषित करने का अधिकार धारण करती थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के मुख्य प्रावधान। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, परंतु सरकारी सदस्यों की बहुमत बनी रही। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, परंतु सरकारी सदस्यों की बहुमत बनी रही। इस अधिनियम द्वारा विधायी परिषदों केंद्रीय व प्रांतीय में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति शुरू किया गया। इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, उसके स्थान पर चयनित शब्द का प्रयोग हुआ था। इस अधिनियम में जो होता है ना इलेक्शन या इलेक्टेड, ये वर्ड यूज ना होकर के नियुक्ति यानी चयन किया गया था। ठीक है, चयनित शब्द का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार 1892 को परिषद का एक्ट द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। पूछा कि अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई है वो कौन से परिषद अधिनियम से हुआ है, तो 1892 का परिषद अधिनियम से। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन वायसराय द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों एवं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसा पर किया जाएगा तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन गवर्नर जनरल, जिला बोर्ड, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, वाणिज्य संगठनों एवं जमींदारों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इस परिषद एक्ट द्वारा सामान्य विषयों पर प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जबकि बजट पर केवल प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, नहीं मतदान कर सकते थे। यानी बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, बजट पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन बाकी जो चीज़ था सामान्य और विषयों पर आप प्रश्न और पूरक प्रश्न दोनों पूछ सकते थे। अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
या फिर मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम पर तत्कालीन भारत में सचिव लॉर्ड मॉर्ले और तत्कालीन वायसराय मिंटो का विशेष प्रभाव था। इसमें एक पॉइंट यह कहा गया था कि इसमें जो है निर्वाचक मत प्रणाली को ये पृथक निर्वाचक मत प्रणाली को इसमें लाया गया था, जिसमें मुस्लिम को एक अलग मतदान करने के लिए कि मांग ये बोलते हैं उसको, हाँ, इलेक्ट्रोल वोट का जो होता है ना सिस्टम, वो उसका डिमांड किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रमुख प्रावधान। केंद्रीय विधायी परिषद एवं प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्य संख्या का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधायी परिषदों में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई। 1913 में ये 69 कर दिया गया। केंद्रीय विधायी परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत जारी रहा। प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्वीकारा गया। गवर्नर जनरल को अपने कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध कराया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्यों को बहस में भाग लेते, प्रश्न पूछने अलावा पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प प्रस्तुत करने तथा सार्वजनिक हितों पर सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि प्रत्येक स्थिति में गवर्नर या गवर्नर जनरल को सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार था। व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रस्तुत किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस पृथक प्रतिनिधित्व द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम मतदाताओं द्वारा निर्वाचन किए जाएंगे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को कानूनी रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, निगमों एवं जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किसको किसको? विश्वविद्यालयों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, निगमों एवं जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान। प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी की शुरुआत का उपबंध कराया गया। केंद्र सूची और राज्य सूची में विषयों को बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। अब मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो भारतीयों और यूरोपियन के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर का सृजन किया गया। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं द्विसदनीय विधायिका को बनाया गया। केंद्रीय विधायिका में उच्च सदन राज्य परिषद को एवं निम्न सदन विधानसभा को कहा गया। केंद्रीय विधायिका में उच्च सदन राज्य परिषद को एवं निम्न सदन विधानसभा को कहा गया। संपत्ति पर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। वायसराय के कार्यपालिका परिषद में 6 सदस्य में से 3 सदस्य आवश्यक रूप से भारतीय हों। लोक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस आधार पर 1 अक्टूबर 1926 में सिविल सेवकों के चयन के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको ली आयोग की सिफारिश पे किया गया था। कौन से आयोग पे? ली आयोग की सिफारिश पे लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी आधार पर 1 अक्टूबर 1926 में सिविल सेवकों के चयन के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको ली आयोग की सिफारिश पे किया गया था। केंद्रीय बजट पर प्रांतीय बजट को पृथक किया गया, अर्थात प्रांतीय विधायिका को अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया। अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों के बाद इसके प्रभावों की जांच करने एवं उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। यह उपबंध किया गया। प्रथम बार महिला को मतदान करने का अधिकार जो है वो इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दिया गया था। सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया इसमें और पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार भी किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया कि भारत के उत्तरदायी शासन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 है। यह अधिनियम एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 10 अनुसूचियां एवं 311 धाराएं थी। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित मुख्य बातें। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस भावी संघ में ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को शामिल होना था। इस प्रस्तावित संघ में देशी रियासतों को शामिल होने इनकी इच्छा पर निर्भर करेगा, फलतः यह संघ उस समय अस्तित्व में नहीं आता। शासन के विषय को केंद्रीय सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और उत्तरदायी शासन यानी पूर्ण स्वायत्ता शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ करने का प्रावधान किया था। रक्षा, निर्देश, धर्म और जनजातीय विषयों को आरक्षित किया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग अधिनियम 1919 द्वारा जो प्रावधानित थी, तो उसके तहत अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग एवं 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। अब देखिए ये
इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 राज्यों बॉम्बे, बंगाल, बिहार, असम, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। 11 राज्यों में 6 राज्य ऐसे थे जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। बॉम्बे, बंगाल, बिहार, असम, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। इंग्लैंड में भारत सचिव की परिषद को समाप्त करते हुए भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। इंग्लैंड में भारत सचिव की परिषद को समाप्त करते हुए भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। इस अधिनियम के आधार पर 1937 ईस्वी के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। इस चुनाव में 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत को प्राप्त किया और कांग्रेस 8 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही। अब है लास्ट पढ़ते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान ये थे कि भारत में ब्रिटिश शासन के समाप्ति की घोषणा किया गया। इस एक्ट के द्वारा 14 अगस्त और 15 अगस्त को 1947 को क्रमशः पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र विश्व के मानचित्र पर अस्तित्व में आया। इसके नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। इन दोनों राज्यों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से पृथक होने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 से देशी रियासतों पर भी ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। देशी रियासतों पर भारत या पाकिस्तान किसी भी शामिल होने की या अपनी स्थिति को तटस्थ रखने का अधिकार होगा। भारत सचिव एवं उसके सहयोगी सलाहकारों का पद समाप्त किया गया। ब्रिटिश सम्राट की भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई। तो ये हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है संविधान सभा कैसे गठन हुआ, कब उसका पहला वाचन हुआ और कैसे कैसे प्रस्तावना का जो बेसिक चीज़ संविधान में जुड़ा वो कैसे उसकी शुरुआत हुई, तो उसको हम लोग कल के लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर 3 था। अब उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पॉलिटी का और डीपली बढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रस्तावना, फिर हम लोग मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर डीपीएसपी, ये सब धीरे धीरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको खत्म करेंगे। तो अगर आपको इस चैनल को अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुपिंग हब को फॉलो कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको बेहतर कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया जा सके।